आ जाओ। तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जनवरी 2025, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर हो गया अभी तो अपना दर्पण के हिसाब से, वैसे तो कैलेंडर के हिसाब से तो बाकी है। तो हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत कर लेते हैं मैं जनवरी 2025। और सबसे पहले अपन देखते हैं राष्ट्रीय। सबसे पहले अपने पूर्वी लद्दाख को लेकर जो चीज़ है वो तो 2020 से चल रही थी लड़ाई झगड़े। अप्रैल 2020 मतलब ये जो चालू है अपने इशू जो हुआ था ना, डिस्प्यूट चालू, ये डिस्प्यूट चालू हुआ था जून 2020 से। जून 2020 में न्यूज़ ये थी कि गलवान घाटी घटना, ठीक है, गलवान, तो गलवान घाटी में क्लैश हुआ। एलएसी जो था वो चीन उसको क्रॉस करके करीबन 8 किलोमीटर तक अंदर आ गया, ठीक। तो ये जून 2020 से खटपट चालू हुई, ठीक है साहब। फिर सर अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन जनवरी 2025 दर्पण के हिसाब से क्या पढ़ रहे हैं कि ये हुआ कि पूर्वी लद्दाख के अंदर अप्रैल 2000 से पूर्व की स्थिति को बहाल किया गया। तो भाई अप्रैल 2020 ही क्यों चुना अपन ने क्योंकि सर अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी ना, उस स्थिति को ही ब्रीच किया गया था जून 2020 में। भाई अप्रैल मई जून, जून तो बाद में आएगा ना। तो अप्रैल 2020 की स्थिति बिल्कुल सामान्य थी, मतलब टीटीएमएम था, तू तेरे मैं मेरे। लेकिन जून 2020 में चीन भारत की सीमा के अंदर घुस आया। कहाँ पे घुसा? गलवान में, है ना, गलवान, ठीक है, गलवान। तो जैसे अपन देखते हैं पाकिस्तान घुस आया था, जैसे अपन ने कारगिल देखा 99 तो आया कि नहीं अपने, तो वो कारगिल, तो ये चीन ने जैसे अपने अंदर आया तो वो ये मिनी कारगिल की तरह उसने इन्फ्लेट करने की अपने भारतीय टेरिटरी में कोशिश करी। इसलिए ये अप्रैल 2020 की स्थिति आ रही है ना, क्योंकि खटपट चालू हुई है जून 20 से। एक तो चीज ये है। दूसरा क्या है, अभी इसमें कुछ नाम आएंगे, जैसे भिड़ते ही नाम आ गया गलवान, गवलान, ठीक है। ऐसी जैसे अभी मैंने बोला था कारगिल, ठीक है। अभी नीचे आएगा ये डेमचौक, फिर नीचे आएगा चसूल, ठीक। तो इनको क्या है, जैसे जैसे अच्छे क्वेश्चन जैसे जो है ना, तो उन अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है कि इनको उत्तर से दक्षिणी क्रम में जचाओ। जैसे कारगिल मैंने बताया, नुब्रा घाटी बताया, ये गवलान बताया, डेमचौक बताया, और अभी चसूल आएगा, चसूल, है ना। ये देखो ये जून 2020 वाली घटना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि कौन सी डेट का क्या स्थिति बहाल हुई, नो। अगर लद्दाख का कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो है ये जितने भी अपन ज्योग्राफिकल नाम देख रहे हैं, इनको नक्शे पे लोकेट करना, और पूर्व से पश्चिम नहीं, उत्तर से दक्षिण, क्योंकि लद्दाख का अपन फ्लो जो देखते हैं वो वर्टिकल जाता है मैप। देखो एक तो ये गलवान देखना है, गवलान, ठीक है, ये डेमचौक और डेपसांग दोनों पास पास हैं। डेमचौक देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग पॉइंट्स में से एक है। फिर अपन जैसे देखते हैं नीचे आएगा एक चसूल एयरबेस, ये इंडिया का एयरबेस बनाया अपन ने गवलान के बाद। यहाँ पे अपनी आँख खुली, चसूल, दौलत बेग ओल्डी, ये भी उसमें ऑप्शन में था, ये है ना। फिर ये तो इधर सिक्किम में आ जाएगा नाथुला दर्रा, जो आज भारत और चीन का जो व्यापार होता है 90% व्यापार इस नाथुला दर्रे से होता है सिक्किम में, ठीक है। फिर इधर अपने अरुणाचल प्रदेश में बुमला, बुमला दर्रा है, ठीक है, बुमला, और वाचा या किबिथू, ये भी दर्रे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हो ज्योग्राफिकल, इनको एक मैप उठाओ, पहले तो अपने लद्दाख का वैसे ही बना लो खुद ही, ठीक है। और उसमें उसमें सबसे पहले सिंधु नदी बनाओ, फिर सिंधु नदी की तुलना में ये बनेंगे। जैसे कारगिल वगैरह देखोगे वो ऊपर जाएगा, नुब्रा घाटी ऊपर जाएगा, क्योंकि नुब्रा तो एक सहायक नदी है अपने श्योक, श्योक, नुब्रा, श्योक, और फिर सिंधु, और अपने पोंगोंग लेक है नीचे, ठीक है, उसी के पास ये सब मिलेंगे आपको, चसूल, आपने डेमचौक, ये सारे, ठीक है। फिर लेह और लद्दाख, तो लेह भी देखो कहाँ है, और फिर सारे तुलनात्मक बनाओ। तो एक बार जैसे बना लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको मज़ा आएगा ये चीज़ पढ़ने में। और क्वेश्चन देखो लद्दाख के बनते ही ज्योग्राफी वाले में, वो बता दो, आ जाओ। तो 2 अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति को बहाल किया गया। 30 अक्टूबर 2024 को ये निर्णय लिया गया कि भैया देखो टीटीएमएम है ना। तो ये 30 अक्टूबर 24 को अपन ने क्या निर्णय लिया कि अप्रैल 2020 की स्थिति से पूर्व की स्थिति को अपन बहाल रखेंगे। और दीपावली का मौका था, दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, ठीक है। भारत और चीन के मध्य है गलवान घाटी घटना, जून 2020, ठीक है। आप देख लो 20, 21, 22, 23, 24, 4 साल बाद अपन आए कि यार ठीक है। लेकिन आप ये देखो ये कितनी बड़ी सफलता है। फिर आगे देखो, विवादित बिंदुओं से सेना पीछे हटी। विवादित बिंदु कौन? डेमचौक और डेपसांग, ठीक है ना। तो सेना पीछे हटी। अब देखो ये वही चीन है 1962, ठीक है, आया भारत में घुसा, ठीक है, वही सब लड़ाई वगैरह सब वही, ठीक। अब मैं पहले तो आपको होमवर्क देता हूँ। अब देखो युद्ध होता है ना, कोई तो युद्ध होता है तो एक आएगा और दूसरा उसका जवाब देगा। जैसे पहले हमास ने इसराइल में गया, फिर इसराइल ने अटैक किया, और अभी भी चल ही रहा है। शांति वार्ता के बीच में अपने मिस का रणनीति देखा ही था, चल रही है, लेकिन हुई नहीं है, युद्ध रुका नहीं है कहने का मतलब। कल भी अखबार में तक परमाणु जैसे बम गिरा रहा वो, तो जैसे सीरिया में गिराया, सॉरी लेबनान में यूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 1962 का जब युद्ध हुआ तो अपन को पता है भारत और चीन के बीच में हुआ, चाइना और इंडिया। मुझे तो ये बताओ ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ? भाई जैसे बांग्लादेश वार अपन जैसे देखते हैं तो अपन को पता है कि हाँ भाई 16 दिसंबर 1971 सरेंडर कर दिया नियाजी ने कैप्टन अरोड़ा के सामने। पाकिस्तान 65 वाला युद्ध अपने को ध्यान है भाई,
यूएनओ का इंटरफेरेंस हुआ और युद्ध बंद हुआ, ताशकंद समझौता फिर 66 में हुआ। मैं तो जानना चाहता हूँ ये युद्ध बंद कैसे हुआ? क्या भारत ने चीन को मात दी या चीन ने भारत को मात दी? फिर ये युद्ध बंद कैसे हुआ, है ना? इसको एक बार ढूंढना और फिर उसको लिखना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? तो मैं ये कह रहा था, अब देखो सेना पीछे हटी, है ना, तो कुछ ऐसे से जुड़ा हुआ, आप उसको पढ़ना, अच्छी चीजें मिलेंगी उसमें। तो सेना पीछे हटी दोनों विवादित बिंदुओं से। अब देखो ये कितनी बड़ी एक जीत है, कोई युद्ध नहीं हुआ, समझ रहे हो? कारगिल युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी भाई। कारगिल युद्ध तो आपने 99 के अंदर देखा ही था, अपन देखते हैं कि परमवीर चक्र लास्ट मिला हुआ है, तो 99 में मिला हुआ है, 4 जनों को कारगिल के हीरो थे, क्योंकि 99 के बाद कोई युद्ध भारत ने देखा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये गलवान घाटी को लेकर युद्ध की स्थिति नहीं बनी। सर क्यों नहीं बनी? मुझे देखते क्यों नहीं बनी? क्योंकि बातचीत चल रही थी, समझ रहे हो, कि टेबल पे बैठ के बात करेंगे, बंदूकों से कुछ नहीं होगा। तो सर फिर अब देखते हैं अपन, मैंने बताया था कि 2 स्तर पे बात हो रही थी। एक तो मतलब सिविल का मतलब क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट आएंगे, इधर से तुम तुम्हारा भेजो, इधर से मैं मेरा भेजता हूँ। तो जॉइंट सेक्रेटरी अपने फॉरेन मिनिस्टर लेवल के, उसको अपन क्या बोल रहे थे? वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन कोऑपरेशन। फिर मिलिट्री स्तर पे वार्ता हो रही थी, ठीक है, तुम ये मत समझना हमारी मिलिट्री नहीं है, तो उसमें अपन जैसे देख रहे थे कोर कमांडर स्तर की वार्ता होती थी, कोर कमांडर। तो ये देखा अपन ने, सिविल एंड मिलिट्री दोनों स्तर के लोग बाग बैठ रहे थे और समझाइश चल रही थी, कोई यूएनओ का इंटरफेरेंस नहीं है, दोनों आपसी समझ। तो ये डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी दिखाता है, समझ रहे हो, ये चीज है। नहीं तो भाई जैसे भारत भी इजराइल की तरह अपना लेता है एक आक्रामक रूप, आयरन डोम, और इधर से अपन दागते वही बाप डीएसपी, है कि नहीं, उधर से वो कुछ दागता है, लेकिन होता क्या उससे? विनाश। ये तो ऐसे चलता है। तो ये हम भारत वो है जिसने बुद्ध दिए हैं दुनिया को, मुस्कान दी है, ये है, ठीक है ना। तो ये तो इसका जैसे कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है, और बाकी चीजें ये है। फिर भारत चीन एलएसी पर 5 बीपीएम है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट। मैंने बताया था, आओ बात बैठ के बात करेंगे, दोनों डब्ल्यूसीसीएम और कोर कमांडर। तो कहाँ बैठेंगे सर? ऐसा नहीं कि तुम दिल्ली में आओ, नो। जैसे बोलते हैं ना कई बार, जैसे धरना हो जाता है तो बोलते हैं कि कलेक्टर साहब यहाँ मौके पे आएंगे और बात करेंगे, है मंत्री साहब यहाँ मौके पे, हम तो यहाँ रोड पे बैठे यहीं पे आएंगे और बात करेंगे। तो ये वही है, आओ मौके पे आओ, बैठ के बात करते हैं, तुम भी अपनी आंखों से देखो स्थिति क्या है, हम भी देखते हैं। तो ये है, ये 5 बीपीएम है, ठीक है। बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट, पर्सनल क्या है? इधर से जॉइंट सेक्रेटरी गया, उधर से गया, इधर से कोर कमांडर में जैसे मान लो मेजर स्तर का है तो उधर से भी आए और बैठ के बात करें, ठीक है। तो अब इसमें देखो यहाँ गिनती लिखी हुई है, इधर देख लो, ये 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 तो ये लद्दाख के अंदर है, एक तो है चसूल मोल्डो, ठीक है, और दूसरा है दौलत बेग ओल्डी। दोनों को मैप पे देखना अपने को, मैप पे नहीं देखा ना तो यूं समझ लो गया अपना इक्वेशन। सिक्किम के अंदर है नाथुला दर्रा, आज भी भारत और चीन के बीच में जो एक लीगल ट्रेड जो है ना वो यहीं से होता है, नाथुला दर्रे से ही, और कहीं से भी ट्रेड नहीं होता है भारत और चीन के बीच में, यहीं से होता है। फिर तो जैसे शिप के माध्यम से है, जो ताइवान, इंडोनेशिया, सिंगापुर इंडोनेशिया होते हुए जो आते हैं, फिर वो अलग है, ये है। फिर है अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास बुमला, और वाचा किबुधु, दोनों एक ही नाम है, वाचा किबुधु, ऐसे, ठीक है। ये 5 अपने बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स हैं। फिर इसके अलावा जैसे कुछ और है छोटे मोटे 5, ये तो मेन है जहाँ पे अच्छे मतलब चेकपोस्ट बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। अदर पॉइंट्स क्या है? एक पढ़ते हैं अपन कोरांग और के दर्रा, ठीक है, और ये मैंने बताया था WMCC और जॉइंट सेक्रेटरी अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के, ये है कौन? विक्रम मिस्री। तो देखो नाम ही कैसा है कि मिस्री, है ना, गुड़ मिस्री, ठीक है। यूं जैसे कई बार कहते हैं यार गुड़ मत खिलाओ, लेकिन गुड़ जैसी बात तो कर लो। अब देखो मिस्री नहीं खिलाई, लेकिन मिस्री जैसी बात कर ली और बर्फ पिघल गई ना, 4 साल से क्लैश चला था, खत्म हुआ, ऐसे ही है। तो ये नाम याद रहना चाहिए अपने को, विक्रम मिस्री। विक्रम बेताल नहीं है, ये विक्रम मिस्री है। तो गुड़ जैसे नाम ऐसे ना, तो नाम भी देखो, नाम में इतनी मिठास है यार, तो कड़वाहट अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे एक बार मेरे से मिलने आए एक व्यक्ति, तो मैंने उनका नाम पूछा, तो उनका नाम था घेवर लाल, तो वाकई में मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अभी मैं बोल रहा हूँ तो अभी मेरे मुंह में पानी आ गया घेवर का नाम लेते ऐसे। तो नाम ही कई बार इतने मीठे होते हैं, ये देख लो आप, यूँ। चलो खैर, तो ऐसी जबान में नाम भी याद रह जाएगा आपने, क्या? विक्रम मिस्री तो याद रख ही सकते हैं यार, यूँ, ओके। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा? इसमें सर देखो वही अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति, क्यों? क्योंकि जून 2020 में खटपट हो गई थी, ठीक है। ये हमारी जीत है। जैसे आप कहीं लिखो भारतीय विदेश नीति, है ना, मेंस के अंदर जैसे आया, कहीं भी अपन को जोड़ तोड़ के लिखना हो, ठीक है, तो उसमें ये चीजें काम है। आप विदेश नीति में नाम लिखोगे, गुट निरपेक्ष लिखोगे, नहीं, पॉइंट इनसे है, ये नाम गुट निरपेक्ष का ये जीता जागता उदाहरण है। हमने नहीं ली किसी से भी मदद, ना रशिया की मदद चाहिए, ना अमेरिका की मदद चाहिए, ना हमें यूएनओ की मदद चाहिए, खुद बैठ के बात करेंगे, हमारे मिस्त्री साहब जाएंगे और काम करेंगे हम।
तो ये है गुटनिरपेक्ष असली, ठीक ऐसे है। तो अप्रैल 2020 देगा, जून 2020 देगा। फिर उसके बाद अपन ने 5 BPM देखे, 2 लद्दाख के अंदर देखे, चसूल और दौलत, ठीक है। चसूल और दौलत देखो ये कैसे आता है, देखो चसूल और चक्षु होते हैं, ठीक है। दौलत आती है तो कईयों के तो चक्षु खुले रहते हैं और कईयों के चक्षु बंद हो जाते हैं, तो जिनके बंद हो जाते हैं वो दौलत फटी, उनसे वो हाथ पीछे खींच लेती है। तो दौलत शोहरत, ये है दौलत शोहरत जब आती है तो आंखें खुली रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अपन मदोस हो जाएं और जाती रहे, ठीक है। तो यूँ चसूल, मोल्डो और दौलत बेग, ये तो ऐसे आधे। सिक्किम आई गया, नाथुला, नाथुजी सिक्किम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश बुमला, तो बम चीन फेंकता उधर से बुमला, ये ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में दिए जाते हैं स्टेपल वीज़ा चीन की तरफ से, बताया था मैंने वीज़ा जो अपन पढ़ रहे थे, शक्तिशाली पासपोर्ट, उसमें स्टेपल्ड वीज़ा, ठीक है। अदर पॉइंट ये सारे इसमें है, कोशांग और केके से केक से याद रख लो यूँ। तो ये बहुत बड़ी जीत है, इसमें सब लिख लो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेहरू जी, ये नाम का, ये नाम 2.0 है। ये नियो जो अपन बोलते हैं ना, जैसे नाम पढ़ते हैं नाम, ये नियो नाम है नया वर्जन है नाम का। देखो आज भी जिंदा है, नहीं चाहिए हमें कोई, कर लेंगे हम खुद बैठे बैठे यूँ। जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा सुलझाया अपन ने, और अभी PO के वाले में बात चली रही है यूँ। ओके, मतलब बहुत गहरी न्यूज़ है। देखो अगर आप समझ बना दोगे ना, समझ से अगर कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो अपने आप उसका अपने महत्व समझ में आता है। क्या क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या नाम की रेलिवेंस आज भी है, क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिंदा है, क्या आते ही क्वेश्चन। तो कोई तो सुनता है सर वो तो 55 का हो गया, अब तो आया गया हो गया, पंचशील सिद्धांत खत्म। अरे बुद्धू, पंचशील तो पहले से ज़्यादा जरूरत अब है पंचशील की, क्योंकि आज सबके पास मिसाइल है। ज़्यादा बोलता है ये ले इधर से देख लो, इसराइल फिलिस्तीन है, आज अपने को उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बात करेंगे सर, आओ, कुछ नहीं रखा मिसाइलों में, ये है अपन ने दे दी ब्रह्मोस फिलिस्तीन को, फिलीपींस को, फिलिस्तीन नहीं फिलीपींस, मनीला, ब्रह्मोस अपन ने दे दी मनीला को। लेकिन उसको भी बताया कि देख इसको यूज़ मत करना भाई, ये मैं सिर्फ बाड़ बनाने के लिए दे रहा हूँ, है ज़्यादा ही तेरे हो ना, बैठ के बात करो, है इधर से जॉइंट सेक्रेटरी सिविल और मिलिट्री दोनों रास्ते खोलो और बैठो और बात करो। कुछ नहीं रखा युद्ध में, ले लो इसको, लेकिन सजा के रखना बस फोटो में, क्योंकि अच्छी बाढ़ अच्छे पड़ोसी बनाती है, इसलिए। चलो अगली न्यूज़ है अपने पिनाका, ये अपना एक विपन है, और ये क्या है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये, ठीक है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या, 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दागता है, ठीक है। तो एक बार गूगल में इसकी शक्ल देख लो, एक बार गूगल में डाल के देखो, ये पिनाका, ये अपना एकमात्र मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। MBRL डाल दो आप तो, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, तो आपको यूँ निकल के आएगी एक फोटो, जैसे ये ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे यूँ ऐसे यूँ लगा हुआ, ये तो ये ट्रक का कैबिन है और इसमें यूँ ऐसे मिसाइल्स लोडेड है ऐसे, तो ये मल्टी बैरल है, दिख गया, देखा इसने, हाँ आता है, बिल्कुल आता है। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। वैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार बंदूक होती है, तो जैसे बंदूक जैसे वो शिकारी वगैरह रखते थे तो उसको अपन बोलते थे दू नाली, है ना, क्योंकि उसमें 2 बैरल्स है सामने, ठीक है, 2 बैरल, एक सिंगल बैरल भी आती, ज़्यादातर सिंगल बैरल ही चलती है, ये 2 बैरल है। ये मल्टी बैरल, बैरल का मतलब होता है एक वो टनल जिसके अंदर वो स्पिन होके वो गोला या गोली बाहर निकलती है। जैसे कभी भी जैसे इस बैरल में से गोली निकलती है ना, तो अपन को लगता है कि वो सीधी निकली है, वो सीधी नहीं होती है। ये जो बैरल होते हैं ना, इसके अंदर ये स्क्रू बने रहते हैं, स्क्रू जैसे अपन वो पेच कैसे कसते हैं ना स्क्रू, उसके ऊपर स्क्रू बने रहते हैं, ऐसे स्क्रू होते हैं। तो जब यह गोली इसके अंदर से आती है तो वो यूँ उसमें मोशन चालू कर देते हैं, ये घुमाव, फिर उस घुमाव से वो आगे बढ़ती है गोली, फोर्स और ये मोशन दोनों, तो डबल इफेक्ट आ जाता है उसके अंदर। मतलब गोली आती है तो ये घूमती घूमती आती है यूँ, जिससे कि वो उसको बिल्कुल अंतिम तक भेज सके जो भी टारगेट है उसको, ठीक है। तो ये बैरल का फायदा है। तो ये मल्टी बैरल है, तो बैरल हो गए ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10-15 बैरल्स इनके अंदर होते हैं, हर बैरल के अंदर एक रॉकेट होता है। अब जैसे ये आ रहा है कि 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दागी है, तो सीधी सी बात है भाई 12 बैरल तो होंगे ही होंगे, ऐसे इसको बार बार रिफिल नहीं करना पड़ता। एक बार वगैरह में 60-70 बैरल्स इस मतलब रॉकेट एक साथ इस बैरल्स में आ जाते हैं। एक बैरल में तो एक ही आएगा, ठीक है, एक मैन में 2 तलवार रह नहीं सकती, लेकिन यहाँ मयाने खूब सारी हैं, तो करीबन 60 मयान है, 60 के अंदर रॉकेट है, और 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट, ये इसकी स्पीड है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये पिनाका है क्या, ये पिनाका जो है ये क्या है, तो ये MBRL है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल्स हैं, बैरल्स का मतलब वो नाली, जैसे 2 नाली होती थी ऐसे। ओके, ये अपन ने एक्सपोर्ट किया किसको, आर्मेनिया को, येरेवान उसकी राजधानी है। अब आर्मेनिया जब ये आ जाता है ना, तो लैंडलॉक्ड देश है, ठीक है,
तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, इधर है ये ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है, इसके ऊपर है ये जॉर्जिया, फिर है ये आर्मेनिया, और फिर है ये अजरबैजान। अजरबैजान में जान है, क्यों जान है? क्योंकि ये पानी पीता है किसका? कैस्पियन सागर का। ये कैस्पियन, पता नहीं कितनी बार बताया, KUT कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर को छूते हैं ये पहला और तीसरा, और अरल सागर को छूते हैं पहला और दूसरा। कहने का मतलब पहले और दूसरे के बीच में अरल सागर, और दूसरा और तीसरा छूते हैं कैस्पियन सागर को, ठीक है। तो आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। तो मैं यूँ बताता हूँ कि अजरबैजान के अंदर जान बाकी है, बाकी से क्या आया? बाकू, इसकी राजधानी है अजरबैजान की। तो अजरबैजान के अंदर जान बाकी है, क्यों? क्योंकि उसको पानी मिल गया, किसका? कैस्पियन सागर का। आर्मेनिया ये लैंडलॉक्ड है। जॉर्जिया जो है ये इधर ब्लैक सी को छूता है, जॉर्जिया ऐसे। जॉर्ज बुश अपन पढ़ते हैं ना, जॉर्ज बुश, तो जॉर्ज से तो जॉर्जिया, बुश से ये ब्लैक हो गया। देखो एटलस में निकाल के, फट एटलस को खुली, तो एटलस को तो हमेशा क्लास चालू होती करने की, फट एटलस अपने सामने खुली रखा करो, उसको बंदी मत किया करो। तो ये हो गया। और फिर इसी अपन जैसे ऊपर देखते हैं ग्रोजनी, ये ग्रोजनी, चेचन्या, चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी, ये रूस के अंदर एक उपद्रवी है प्रांत जो कि स्वायत्ता की मांग करता है कि मुझे अलग देश बनाया जाए, जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है ऐसे, ठीक है ना। मिल गया? मतलब इसका ये जो लैंड लॉक्ड पन जो है ना, स्थल रुद्ध देश है, तो ये स्थल रुद्धता को महसूस करो उसकी, कि बेचारा बेचारा कैसे देखो बीच में फंस रहा है, दिख गया है ना। तो ये लैंडलॉक देश है। ऊपर एक मोल्डोवा और इधर देखोगे तो मैंने बताया था यू मिस्टर, देखो इधर कैसे बोलेंगे इसको, यू मिस्टर को, यू मिस्टर बी, यू मिस्टर बी। तो यू से तो देखो इधर क्या है, ये यूक्रेन है, ठीक है। ये आर क्या है? रोमानिया है। तो इधर देखो अब इन दोनों के बीच में कौन फंस रहा है? ये छोटा सा मोल्डोवा फंस रहा है बेचारा। तो क्वेश्चन ये आया कि मोल्डोवा जो है किन दो के बीच में है? यूक्रेन और रोमानिया के बीच में। और मिस्टर बी, ये रोमानिया होगा, बी से बुल्गारिया हो गया। तो ये यूं है देखो फ्लो में, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, और ऊपर से तो फिर आए रहे एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, बुल्गारिया, वो सॉरी बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, बेलारूस, फिर अपने यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया और बुल्गारिया आ गए। यही है फ्लो, ऐसे आ, ठीक है ना। यूँ अभी आपने लिथुनिया भी पढ़ेंगे, जब आएंगे ना पुरस्कार आएगा, उसके अंदर आएगा टॉक्सिक मूवी लिथुनिया की, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने देख रहे थे कि सर पिनाका रॉकेट अपन देख रहे थे, वो किसको दे दी अपन ने? ये बेचारा लैंडलॉक्ड है, जहाज तो चलेंगे नहीं इसके पास, लैंडलॉक्ड है, तो इसको ऐसे मिसाइल दे दो अपने, तो कुछ तो काम आएगी बेचारे के, ऐसे। तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, क्या लिखेंगे? क्या लिखूं? ब्रह्मोस लिखूं? किसको दिया अपन ने? मनीला, है ना। फिलीपींस मत बोलो, क्योंकि फिलीपींस फिलिस्तीन से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अब इसके ब्रैकेट में लिख लो फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस। भाई फिलीपींस तो वैसे ही बेचारा शांति प्रिय देश है। रेमन मैग्सेसे देता है कि नहीं देता एशियन नोबल? रेमन मैग्सेसे 31 अगस्त है जन्मदिन किसका? रेमन मैग्सेसे, वहां के राष्ट्रपति का। समझ गए? तो ऐसे। तो अब आपको याद है एशियन नोबल देने वाले को अपने ब्रह्मोस दिए, यूँ देख लो, ठीक है। फिर अपन जैसे देखें, अब उसमें भावुक मत हो सर, एक तरफ तो रेमन मैग्सेसे दे रहा है तो ब्रह्मोस, तो पहले ये जान लो अल्फ्रेड नोबल ने नोबल पुरस्कार क्यों बनाए थे, तब अपने आप ही लीला ये भी समझ में आएगी। चलो, तो एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, जैसे अजरबैजान की राजधानी है बाकू, और जॉर्जिया फिर रहेगा, जॉर्जिया की क्या? जॉर्जिया क्या हो गई बताओ? तब बताओगे या अब बताओगे? कब बताओगे? तब बताओगे। तब कब? क्या किसना जॉर्जिया की राजधानी तब या अब या कब? तिब्लिस। तो मैंने बोला था ना अब कब तब, तो तब है वो तब। सर अभी लो ना, तब नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे। तो तब से तिब्लिस, तो तीन हो गए, तिब्लिस हो गया, येरेवान हो गया, आर्मेनिया, येरेवान, और वो जान बाकी बाकू, ठीक है। तो ये हो गया लैंडलॉक्ड। फिर क्या अपन जैसे देखते हैं एक्सपोर्ट टू फ्रांस को और देंगे, विचाराधीन है, ठीक है। ये अब देखो, आप एक विडंबना देखो, ये फ्रांस है ना, ये एयरबस का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, एयरबस, ठीक है। देखो एयरबस के भी अंदर क्या दो इशू हैं।
अब जैसे अपन एयरबस देखते हैं ना, तो एक तो आता है जो मतलब सिविलियन एयरक्राफ्ट होता है, जैसे अपन इसके पास देखते हैं, इंडिगो के पास देखते हैं। एक मिलिट्री होता है, जैसे C-295 है, वो मिलिट्री वाला। दोनों तरह की तो प्लेन होते हैं, नहीं होते हैं यार, आकाश में नहीं भी उड़ते हैं क्या? सिविल भी उड़ता है और मिलिट्री भी उड़ता है। तो सिविल का जो है ना, सिविल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये फ्रांस के अंदर ही है, और मिलिट्री जो यूनिट है इसकी प्रोडक्शन यूनिट वो स्पेन के अंदर है। लेकिन ये जो एयरबस कंपनी है इसका हेडक्वार्टर फ्रांस है। आपसे अगर कोई पूछे एयरबस कहाँ की कंपनी है, तो फ्रांस की कंपनी है। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे अपन आगे पीछे कहीं आएगा, अभी अपन ने वहाँ से लिए हैं 56 विमान, जैसे अपन वहाँ से ले रहे हैं मिलिट्री वाले C-295, तो वो आ रहा है कि वो स्पेन एक्सपोर्ट कर रहा है भारत को। वो एयरबस की स्पेन इकाई एक्सपोर्ट कर रही है, ना कि स्पेन देश, है ना। एग्रीमेंट वही अपन फ्रांस में गए और उसके साथ बैठ के किया, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। पूछे हेडक्वार्टर एयरबस फ्रांस, और वही बोइंग जो है वो अमेरिका की है, अपने शिकागो मिशिगन। एयरबस और बोइंग दो ही कंपनियां हैं जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं। एयरबस के शुरू में नाम में ए लिखा आता है, बोइंग के बी लिखा आता है। जैसे एयरबस 181, बोइंग 307, B307, ये मॉडल्स हैं। जैसे अपन देखते हैं ना मारुति 800, ऐसे स्कॉर्पियो S9, S10, S11, ऐसे बोइंग के मॉडल हैं। बोइंग 101, बोइंग 309, बोइंग 710। चलो, तो इस न्यूज़ के अंदर अपन ने क्या देखा, पिनाका है क्या मल्टी बैरल लॉन्चर। सर किसको अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो सर लैंडलॉक्ड है उसको मल्टी बैरल दे रहे हैं अपन। तो कौन, आर्मेनिया, ठीक है, उसकी राजधानी येरेवान, आर्मेनिया, है ना, आर्मेनिया, ठीक है, और येरेवान। तो जैसे देखो आप इसको बोलो, पढ़ोगे जब बोलते हैं, देखो आर्मेनिया, ठीक है, मेनिया का मतलब मांझा, कौन, मेरे यार, येरेवान। आर्मेनिया बोलते हैं ना, मेनिया आ रहा है ना, मांझा 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 यार, कौन, मेरा यार। तो ये यार से येरेवान, यूँ याद रखती हैं। तो आर्मेनिया, मान जाओ कौन, मेरे यार मान जाओ, येरेवान, ठीक, ये हो गई। फिर ये क्या है, देखो एक इसके अंदर वर्ड आ रहा है हाइपरसोनिक। तो जैसे आता है कि सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, हाइपरसोनिक। तो ध्वनि की रफ्तार से, मैक 5 क्या लिखा हुआ, मैक तो मतलब ध्वनि की नॉर्मल रफ्तार, उससे कोई चीज़ 5 गुना चलती है तो उसको अपन हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो जैसे अपन बोलते हैं कि अग्नि का हाइपरसोनिक मॉडल विकसित हो रहा है, तो मतलब वो ध्वनि से 5 गुना तेज चलेगी, ध्वनि की रफ्तार से, मैक। तो मैक 1, मैक 2, जैसे मैक 3 को अपन सुपरसोनिक बोलते हैं, मैक 3। ये हाइपरसोनिक, हाइपर आ गया ना, हाइपर मतलब और अच्छा। जैसे हाइब्रिड आ रहे हैं, हाइब्रिड सोलर प्लांट कि वो रात को भी वहाँ से ऊर्जा सप्लाई होगी, वो दिन वाली स्टोर कर दी बैटरी के अंदर। फिर क्या है, देखो APJ कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा था, ये क्वेश्चन से पकड़ी थी मैंने ये चीज़। ये तो जो लिखा हुआ ना, APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इसका जो जुड़वा भाई है ना, जिसको अपन हद से ज़्यादा जानते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कौन है, क्या लिखूँ, किसने APJ अब्दुल कलाम आगे है, व्हीलर आइलैंड है कि नहीं है, व्हीलर आइलैंड अपने, वो कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा नहीं पढ़ते अपन, चांदीपुर, हॉलीवुड टाइटल तो थोड़ा ऊपर, हाँ मतलब हॉलीवुड टाइटल के अंदर पड़ा। तो चांदीपुर उड़ीसा, जहाँ से मतलब अपन सारे ये DRDO अपने टेस्ट करता है मिसाइल्स, वही बाप, DSP, बैट और AT रुद्र, ये यहाँ से टेस्ट होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, APJ अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड तो कहाँ है, चांदीपुर उड़ीसा। APJ अब्दुल कलाम अदर मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ है। अब आप इसमें दिमाग में लगाओ, सर मिसाइल तो वहाँ टेस्ट होते हैं, अरे यार पागल, इसने मिसाइल कॉम्प्लेक्स बोल दिया। चांदीपुर में तो ले जाके उसको अपन उड़ा के देखेंगे कहाँ जाके उड़ती है। अब वो कहीं पर रॉकेट बना भी तो होगा, कहीं असेंबल भी तो हुआ होगा कि स्क्रू थोड़ा और टाइट करो यार, गड़बड़ है, थोड़ा स्क्रू लूज है, तो स्क्रू का चेक हुए इस कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स फिर बिल्कुल फिट है, हाँ सर सारे स्क्रू टाइट है। अब इसको गाड़ी में डाल के ले चलो और वहाँ पर देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता। हाँ ये तो टेस्ट रेंज है, व्हीलर जो है ये टेस्ट रेंज है, चांदीपुर ये टेस्टिंग रेंज है, और ये कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगी, चेक होएगी कि चेक इन द सेंस कि सारे स्क्रू तो टाइट है ना। चला के नहीं देखेंगे यहाँ, चला के तो द्वीप पे देखेंगे, बंगाली खाड़ी में इसलिए चला के देखते हैं कि वो पानी में जाके गिरती है फिर, समझ गए। तो क्वेश्चन ये था कि अब्दुल कलाम आज़ाद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, और भिड़ते ही उसमें ये ऑप्शन लिखा हुआ था चांदीपुर उड़ीसा। तो स्टूडेंट ने क्या देखा, APJ कलाम देख लिया, वहाँ तक सही है, मिसाइल देखा वहाँ तक भी सही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पे नजर नहीं डाली। कॉम्प्लेक्स पे जाती है वो कॉम्प्लेक्स हो गया स्टूडेंट ही खुद। अगर वहाँ टेस्टिंग रेंज लिखा रहता APJ अब्दुल कलाम आज़ाद टेस्ट रेंज कहाँ है, देन आंसर था चांदीपुर। और ये नहीं रहता इतना, ये कॉमन है, हैदराबाद वाला इतना मतलब कॉमन फैक्ट नहीं है जो दर्पण में आता हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए फिर मैंने क्वेश्चन से आए, दर्पण में लास्ट में रहते हैं क्वेश्चन, अपना ज्ञान बढ़ाइए, फलाना ढिमका 3-4 उसके अंदर आते हैं, उनको देखा करो।
उनको देखने से ये आएगी। जैसे नहीं होता कि जैसे मान लो कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन कपड़े लेने जाते हैं तो अपन अलग अलग डाल के देखते हैं कि यार ये नहीं आता, अरे नहीं मज़ा नहीं आया, फिर दूसरा अरे नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आया। तो ऐसे टॉपिक से संबंधित अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखा करो। नहीं यार इस क्वेश्चन में मज़ा नहीं आया, कोई क्वेश्चन अरे यार क्या क्वेश्चन है गजब, तो वो वही ड्रेस है, अरे यार क्या लग रहे हो यार, तो ये वो क्या लग रहे हो क्वेश्चन, इनसे समझ आगे बढ़ेगी अपनी। तो अपन पढ़ रहे थे पिनाका दिए ये रेवान को, ठीक। फिर अपन आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है अपनी, है सार्वजनिक हित के लिए प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण। देखो अभी तक होता क्या था कि क्या है, ये 39B आर्टिकल है, ये है ना, इसको पहले 39B को देख लेते हैं अपन एक बार। ये 39B नीति निर्देश तत्व जो है ना DPSP, उनके अंदर आता है 39B, ठीक है, DPSP। ये जितने भी अपन जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने नाम सुना ही होगा गोलकनाथ केस, शंकर प्रसाद नाम गोलकनाथ केस, शंकर प्रसाद गोलकनाथ, अपने केशवानंद भारती जैसे जो हैं, तो ये शंकरी प्रसाद जैसे जो अपन देखते हैं ना जैसे गोलकनाथ का नाम आपने सुना होगा, तो वो हेनरी गोलकनाथ है, वो हेनरी गोलकनाथ, ठीक है। गोलकनाथ पंजाब के थे, बड़े बड़े जागीरदार जिनकी ज़मीनें थी, ठीक है। और केशवानंद भारती जो अपन जैसे देखते हैं, तो केशवानंद ये केरल के अंदर मठाधीश थे, केरल के अंदर मठ, ठीक है, अकूत संपत्ति इनके पास थी। और ये हेनरी गोलकनाथ जैसे जो है तो इनके खेत थे। अब क्या हुआ, जब अपने नेहरू फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेके आए, उसमें भी विकास योजनाएं चलाएंगे, तो भाई यहाँ बागड़ाना बांध बनेगा आज अपना, ठीक है, यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरेगी। अजय साहब मेरा तो खेत बीच में आ रहा है, अरे भैया मान लिया तुम्हारा खेत बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ से तो भैया जो तुम्हारी जमीन है ना, ये क्या है, ये कॉमन गुड के लिए काम आएगी, सार्वजनिक हित के लिए काम आएगी, इसलिए तुम्हारा अधिग्रहण करेंगे हम, ठीक है। तो फिर क्या था, जैसे ये क्या हुआ फिर ये तो ये था। फिर इसके बाद मान लो जैसे मान लो अब एम्स बनाना है, एम्स बनाना है तो यार, या IIT दिल्ली बनाना है, जैसे IIT MIT की तरफ से बने, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की देन है, तो IIT के पीछे तो सर मेरा खुद का घर है तो मैं नहीं दूंगा। अरे तुमसे पूछा कि तुम दोगे कि नहीं, तो हम तो ये बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारे पास ज़मीन है ना, जो मटेरियल रिसोर्सेज है, ये कॉमन गुड के अंदर है। मतलब इस ज़मीन पे तुम्हारा तो खुद का पार्क बना हुआ है, तुम्हारा लोन इसके अंदर आता है, जिसपे तुम सुबह घूमते हो, लेकिन अकेले घूमते हो। इसी पार्क को अगर मैं हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग में जोड़ दूँ तो लाखों लोगों को फायदा होगा, तो वो कॉमन गुड है ना। तो हम तुम्हारे इस पार्क का अधिग्रहण करेंगे, मार्केट रेट पर जो मुआवजा वो तुम ले लेना। ऐसे चला रहा था भाई लंबे समय से, लोग बाग कोर्ट में भी जाते थे। तो इसलिए फिर वो 9 शेड्यूल अपना बना, है ना, 1951 में जुड़ा ये, ठीक है, 9 शेड्यूल, ठीक है। पहला संविधान संशोधन हुआ और ये 9वां शेड्यूल अपने जुड़ा, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, लैंड रिफॉर्म्स, है ना। टोटल आज अपन 22 अनुसूचियाँ देखते हैं, उसमें सबसे पहले जो अनुसूची जुड़ी हुई वो कौन सी है, वो 9वीं है, 9 शेड्यूल, ठीक है ना। तो 1951 में जुड़ी और जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दी, और ये पहला संविधान संशोधन है, देख लो आप, मतलब पहले संविधान संशोधन में जोड़नी पड़ गई। तो इसके अंदर क्या था, इसको लोहे का पर्दा बोलते हैं, इसको 9 शेड्यूल को आयरन कर्टेन। तो आयरन कर्टेन में यह था कि कोई कानून आपने बनाया और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो वो कोर्ट उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर सकती। जो अपना अनुच्छेद 13 ना जुडिशियल रिव्यू वाला, वो कोर्ट बंद, लेकिन ऐसे लंबे समय तक चला रहा था, ये तो आयरन कर्टेन नहीं होगा। फिर अब कोर्ट में ये व्यवस्था दी है कि 1973 के बाद जो इसमें कानून डाले गए हैं उनको वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं। 1973 क्योंकि नहीं अपने कट ऑफ, क्योंकि इस दिन इस साल में केशवानंद भारती का वर्डिक्ट आया था, ठीक है। ओरिजिनल पूरी डेट सर 14 अप्रैल है केशवानंद भारती की, 14 अप्रैल 1973। एक बार देखो मतलब केशवानंद भारती वर्डिक्ट कब आया, 14 अप्रैल ही होनी चाहिए वैसे, और देख लो एक बार। थी 24 अप्रैल, ओके। ऐसे उसके एग्जैक्ट डेट ध्यान रखो इस केशवानंद भारती की, ये पूछते हैं 24 अप्रैल 1973, वैसे 73 तो याद रहता है लेकिन 24 अप्रैल, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1973 को ये डिसीजन आया और बोला कि इसके बाद अगर कोई डाली इसके अंदर 9वीं अनुसूची में तो उसका रिव्यू संभव है, ठीक है ना। तो अब मैं बता रहा था जैसे अपन क्या कहते थे, जब ये हेनरी गोलकनाथ क्यों गया था, क्योंकि खेत था, हाईवे निकलनी है वहाँ से, हाई टेंशन लाइन बननी है। भाई मेरे खेत में तो नहीं काटने दूंगा हाई टेंशन लाइन। तुमसे किसी ने पूछा गया, 39B पढ़ लो पहले आर्टिकल है क्या नीति निर्देश तत्व। तो सरकार क्या करती थी, फिर कानून बनाती थी, 9वीं अनुसूची में डाल देती, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था उसके अंदर। तो ऐसे चलता रहा, अभी तक चल रहा था, 1973 के बाद भी चल ही रहा है। तो लेकिन फिर कोर्ट ने क्या देखा कि यार जैसे मान लो कोर्ट ने बोला कि ठीक है ये जो जमीन है ना हम लेंगे सार्वजनिक हित कॉमन गुड में, लेकिन देखा कि आने वाले 5 साल तक वहां तो कोई विकास ही नहीं हुआ। समझ रहे हो, आपने दी थी कॉमन गुड के लिए,
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को ज़मीन दी कि तुम जाओ और इसके ऊपर हॉस्पिटल बना लेना, लेके गाँव एक्वायर कर लिया गुड़गांव के अंदर, और रॉबर्ट वाड्रा को दे दी, आओ तुम यहाँ हॉस्पिटल बनाना। अब रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया, 3-4 साल तो कुछ किया नहीं, और 5वें साल आके वहाँ पे प्राइवेट कॉलोनी काट दी और मल्टी स्टोरी फ्लैट्स वहाँ बना लिए। तो वो बताओ, जिस मकसद के लिए तुम्हें दी थी वो तो पूरा नहीं हुआ ना, कॉमन गुड। तो अब कोर्ट ने देखा कि ये तो फिर गलत है यार, किसानों की तो ये बोल के लिए थी कि यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, वो तो बनाया नहीं और तुमने मल्टी स्टोरी यहाँ पे बना दी, तो वो मकसद तो धूमिल हो गया ना। हाँ साहब हो गया धूमिल, तो बस यही फिर इसी नींद आया, उसी का अपने परिणाम देखते हैं। अब कोर्ट ने क्या बोला है, वही देख लो, सार्वजनिक हित के लिए प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण सही नहीं है, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। ये क्यों? क्योंकि ये वही था, तुम ले तो रहे हो सार्वजनिक हित कह के, लेकिन कल को जिसको दे रहे हो ना वो उस मकसद को ही चेंज कर देता है, लैंड यूज ही चेंज कर देता है, और हॉस्पिटल की जगह मल्टी स्टोरी उसने बना दी, खत्म। वो कॉमन गुड तो हुआ नहीं, वही पर्सनल गुड ही हुआ उसका, ऐसे है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। 5 नवंबर 2024 को ये वर्डिक्ट आया, संवैधानिक पीठ बनी। 5 या 5 से ज़्यादा जजेस जब बैठते हैं, ठीक है, तो उसको अपन संविधान पीठ बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे चीफ, अब चूंकि इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं, ठीक है, यूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि संविधान पीठ के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बैठे, 5 जजेस हैं, 5 या 5 से ज़्यादा तो वो उसके अंदर है, ठीक है, ये है। फिर फैसला 7-2 से आया, 9 जने थे, 7 ने यस बोला, 2 ने नो बोला, बीवी नागरत्ना उनमें से एक थी, है ना, कि जल्दबाजी कर रहे हो थोड़ा सा और अपन करते हैं, एक ही सुधांशु थे, ठीक। अब बीवी नागरत्ना वही है जो आने वाले कुछ समय बाद भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी, अभी है नहीं, बनेगी, तो 26 के लगभग टर्नओवर आएगा इनका, तो होंगी ये बीवी नागरत्ना। अभी तक कोई महिला न्यायाधीश नहीं बनी है, मुख्य न्यायाधीश तो बनी, फातिमा बीबी बनी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, फातिमा बीबी अपने केरल से, ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो, ठीक है, ये चीज़ है बीवी नागरत्ना, इससे नाम इंपॉर्टेंट है, अभी समझ के रखो। फिर देखो क्या है, कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा 1978 का। 1978 में कोर्ट ने रंगनाथ रेड्डी बनाम कर्नाटक सरकार में व्यवस्था दी थी कि सार्वजनिक हित के लिए हर प्रकार की निजी संपत्ति का आप अधिग्रहण कर सकते हो। अपना फैसला पलट दिया ना, तो यही कहा हुआ आर्टिकल 137 में, ठीक है। आर्टिकल 137 में ये चीज़ है कि कोर्ट अपने स्वयं के जो डिसीजंस होते हैं उनका रिव्यू कर सकती है, ठीक है। और 137 में जो देखो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, वर्ड जो यूज़ है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 137 में देखो क्या है, पहले भी वैसे अपन ने 1-2 उसके अंदर बताया है क्लासेस के अंदर, लेकिन फिर जान लो उसमें क्या है ना। ये अपना डिग्लोट एडिशन है, मैंने बताया कई बार, ये अपने पास होना चाहिए, ये इस तरह जो डिग्लोट एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इतना मोटा ही है, ठीक। तो 137 का क्या, ये देख लो, एक वर्ड में बता रहा था, 37, 35, 36, देखो क्या है लिखा हुआ है कि 137 निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो इसके अंदर मैं समझाना क्या चाह रहा था, मैंने क्यों पढ़ाया, इसके अंदर कहीं भी जुडिशियल रिव्यू वर्ड नहीं लिखा हुआ है। जुडिशियल रिव्यू वर्ड तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में यूज ही नहीं है, ये दोनों एक साथ, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने खुद के जजमेंट या ऑर्डर दे दिया उनका रिव्यू करेगा। तो सर ये हुआ तो जुडिशियल रिव्यू ही ना, मैं भी यही कह रहा हूँ यार, हुआ तो जुडिशियल रिव्यू ही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जुडिशियल रिव्यू वर्ड यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 13 देखो, ये है 137, याद कैसे रहता है, देखो ये 137 है ना, इसी का ये इससे भी बड़ा रूप है, ये तो बहुत छोटा रूप है 137, तो इससे भी बड़ा रूप है, वो है आर्टिकल 13, फंडामेंटल राइट्स का जो पहला आर्टिकल है। वो क्या है 13, में पढ़ के सुना देता हूँ एक बार, है ना। तो पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं अपन, पढ़ तो भाई करंट ही रहे हैं, लेकिन यार देखो ये करंट ऐसी चीज़ होती है जो अगर अपन ढंग से पढ़ें तबीयत से तो हर चीज़ में करंट लगा देती है और समझने को मिलता है अपने को। लेकिन अपन क्या करते हैं, थोड़े से यूँ कंजूस रहते हैं, अरे नहीं 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 यार ये पढ़ रहे हैं तो अपन क्यों छेड़ाछाड़ी कर रहा है यार, चलने दे चल रहा है, नहीं ऐसे नहीं, छेड़ाछाड़ी करना जरूरी है। क्या लिखा हुआ आर्टिकल 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, है ना, ऐसी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। लॉ इनकंसिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन टू द फंडामेंटल राइट्स, देखो लिखा हुआ विल नल एंड वॉइड टू द एक्सटेंट सच इनकंसिस्टेंसी। कहने का मतलब संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि पार्ट 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो कानून उस सीमा तक
नल एंड वॉइड अवैध माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करती है। ये आर्टिकल 13 है। तो ये जो दोनों आर्टिकल है ना, ये जान है किसकी, जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट अपन ने यूएसए से लिया हुआ है, ठीक, लेकिन जुडिशियल रिव्यू वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है, ठीक है। जैसे प्रोटेम स्पीकर अभी थोड़ी देर बाद आएगा, प्रोटेम स्पीकर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड नहीं है यार। तो सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये पूछते हैं क्या जुडिशियल रिव्यू वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं है साहब। तो फिर वो गर्भित कौन से दो आर्टिकल में, 13 में और 13 यार है, 13 भाई 137 में तो 13 आ रहा है ना यार, फिर 7 और जोड़ दो उसके अंदर, 137, खत्म हो गई अपनी बात। चलो फिर 39 भी मैंने आपको सिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 39 भी, है ना। एक आप टॉपिक पढ़ना, रीड टॉपिक क्या लिखा हो, फंडामेंटल राइट्स एंड स्टेट पॉलिसी, नीति राज्य की नीति, इन प्रेसिडेंस का मामला होता है कि कौन ऊपर है, मौलिक अधिकार ऊपर है, नीति निर्देश तत्व ऊपर है। तो सर देखो है ना, ये समय समय पर ये बात आई है, केस लॉज के माध्यम से आई है। इसका एक वीडियो मैंने डाल रखा अपने पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट के अंदर, उसको आज आप एक बार जाते ही देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आज आपसे मैं पूछूं कि सर कौन ऊपर है इसके अंदर, मुझे बताओ। मौलिक अधिकार ऊपर है, नीति निर्देश, तो उसमें कंक्लूजन है ना, तो मौलिक अधिकार ऊपर है ना नीति निर्देश तत्व ऊपर है। उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ नीति निर्देश तत्व ऐसे हैं जिनको वरीयता दी जाती है आज भी मौलिक अधिकारों से ऊपर। समझ गए? तो एक बार इस वीडियो को देखना, मेंस का टॉपिक है, वैसे पीटी में भी आता ही है। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से। एक तो कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, क्या बिल्कुल साहब किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1970 के अनुसार। मौलिक अधिकार नीति निर्देश में ऊपर कौन है, तो ये आप जैसे जाकर देखना है। उस ये जब आप पढ़ोगे ना टॉपिक, उसमें ये आएगा ये 39 भी, तब आपको समझ में आएगा 39 भी है क्या। कॉमन गुड, मेटेरियल रिसोर्सेज कॉमन गुड, 39 भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, ये है क्या। उसके जान यही वर्ड है 39 भी की, मेटेरियल रिसोर्सेज कॉमन, यही कहता है। देखो जैसे आपने देखा होगा, मैं बार बार जब रिजर्व बैंक आता तो बताता हूँ कि 1 अप्रैल 1935 को उसका गठन हुआ, फिर 1 जनवरी 1949 को उसका नेशनलाइजेशन हुआ। पढ़ते हैं अपन, इंदिरा गांधी ने किया, बाद में मतलब ये तो 49 तो नेहरू के समय की बात है, लेकिन बाद में 12 नेशनलाइज बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। इंदिरा गांधी ने किया कि नहीं किया, तो इनकी जरूरत क्या पड़ गई थी नेशनलाइजेशन करने की। जरूरत इसलिए क्योंकि ये पहले जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आप जैसे SBI, तो अभी SBI है, पहले जैसे अपने SBI जयपुर हुआ करता था, SBI पटियाला हुआ करता था, SBI सौराष्ट्र हुआ करता था। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आपने सुना ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे अपने SBI का था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर था, ऐसे था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। इन सब का विलय किया था, फिर आज SBI एक बनाया, समझ रहे हो। तो पहले हर रियासत का अपना एक बैंक था। जैसे अपने SBI जयपुर आप देख रहे हो, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, तो ये अपनी रियासतों के बैंक थे। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर रियासत का बैंक था। बैंक ऑफ बड़ौदा रियासत का बैंक था। ऐसे अवध बैंक अवध रियासत का बैंक था। तो सबकी अपनी अपनी त्रुटि, अपना अपना राग था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो मतलब ये मटेरियल रिसोर्सेज है, लेकिन ये बैंक कॉमन गुड का काम नहीं करते, ये आम नागरिक को नहीं देते, वैसे वो जो रियासत में राजा और जो उसके चमचे हैं उन्हीं को लोन देते हैं। तो फिर इन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया अपन ने, है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील खुद बना रहे और बेच रहे 1907 से, नहीं अब रेलवे के लिए तुम्हें बनाना है तो हमने इसका नेशनलाइज कर दिया टाटा स्टील का। ऐसे वो आज सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कल अपन ने पढ़ा था, आया था कौन, क्वीन स्टील क्वीन क्या था, स्टील क्वीन ऑफ इंडिया कौन था, कौन थी गगन, कितना पढ़ा था, कल नहीं पढ़ा था, स्टील क्वीन, वो फॉर्ब्स की सूची के अंदर आया था। तो ऐसे स्टील था, और मैंने बताया था मंडल स्टील का बनाया अपन ने, जैसे कि अपना ये मंडल हिलना नहीं चाहिए, मंडल का मंडल। तो ऐसे शोभा था और नाम शोभा मंडल था। तो देखो गगन सामने नोट से फिर भी देख नहीं पाए फटाफट अपन, शोभा मंडल ही है, क्या देख रहे हो, याद रखा करो। तो यार ये तो एक क्लू में याद करा था, फिर भी याद नहीं करते था, इसलिए कहता हूँ खुद के क्लू बनाया करो, वो याद रहते हैं। नहीं तो क्लू के लिए क्लू बनाना पड़ जाता कई बार। 39 भी क्या कहता है, देखो मैं बता दूं आपको, कह ये देखो, ये 39 भी है ना, ये देखो क्या चीज़ होती है। देखो अपने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते कैसे, वो थोड़ा सा एक और जान लो यार। देखो है ना, वैसे मैंने पॉलिटी में बताई हुई है, फिर भी यहाँ एक बार वो बताता हूँ। देखो क्या होता है, ये 39 बी मैंने लिखा ना, इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। क्या देखो, एक तो 39 बी ऐसे लिखा है, एक 39 जो है ना वो यूँ लिखा जाएगा, मतलब विदाउट ब्रैकेट। अब वो मत सोचो यार 39 बी सर कैसे लिखेंगे, और वो उल्टा कुछ फारसी में कुछ है यार, ऐसे ही डरते क्यों। ये 39 बी ऐसे, समझ रहे हो, है ना, मतलब ये बी के रूप में नहीं है, ये सिर्फ ए के रूप में यहाँ लिखा हुआ है।
जैसे मैं अब आपको बताता हूँ कि दो आर्टिकल हैं, जैसे एक तो ये आर्टिकल मैंने यूँ लिखा 39A लिखा, ब्रैकेट लगाया, दूसरा मैंने लिखा आर्टिकल 39A केवल, इसमें ब्रैकेट नहीं है। तो ये आप जैसे इसमें ब्रैकेट आ जाता है, कोष्टकबाजी आ गई है ब्रैकेट, ये सब आर्टिकल हो जाता है। क्या? सब आर्टिकल। और ये जो जिसमें कोष्टक नहीं लगा हुआ ना, ब्रैकेट लगा हुआ, ये मेन आर्टिकल है, मेन। समझ रहे हो? तो आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखना, आपको ये 39 ख भी यहाँ दिख रहा है, मतलब 39 क है। जैसे आप यहाँ देखोगे ना तो 39 क है, और फिर आगे जैसे देखो 39 40 आ रहा है, 40 के बाद ऊपर लिखा हुआ है 39 क, तो क ये भी है 39 क, और क आगे भी है, लेकिन आगे वाली में ब्रैकेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेन आर्टिकल है। जो ब्रैकेट वाला है ना, ये सब आर्टिकल है। तो मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ 39B, हालांकि 39B विदाउट ब्रैकेट आर्टिकल भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये सब आर्टिकल है। आर्टिकल 39 क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देश तत्व। इसका जो ब्रैकेट वाला बी है ना, ख, उसमें लिखा हुआ, देखो मैं पढ़ देता हूँ, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। क्या? दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। ये सार्वजनिक हित। तेरे घर में पार्क है तो भैया तुम अकेले ही घूमते हो, या तो अकेले या जोड़े के रूप में घूमते हो, लेकिन यही पार्क जब वो बगल वाले हॉस्पिटल में जुड़ जाएगा तो दुनिया का इलाज होगा। ये है कॉमन गुड। समझ गए? ऐसे तो ये है, देखो 39B प्रेसिडेंस और पढ़ना। और ये जो एक चीज और जानी है अपन ने, 39 एक तो ब्रैकेट में ए और एक विदाउट ब्रैकेट ऐसे। वैसे तो जब आप वो प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें समझाई रखी है सारी चीजें। चलो खैर, तो न्यूज ये थी भाई, सार्वजनिक हित की आज संपत्ति आप ये कहते हुए नहीं ले सकते कि यार इसमें तो निजी हित हो रहा है ना। समझ रहे हो? पहले निजी हित आपको शो करना पड़ेगा कोर्ट में कि सर देखो है ना 3 महीने की डेडलाइन है, हम दे रहे हैं हॉस्पिटल बनाने, 3 महीने बाद नहीं बनाना तो वापस हम इसको एक्वायर कर लेंगे और जिससे ली थी उसको वापस दे देंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है कि जैसे जैसे धीरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं तो ये हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा का जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। चलो फिर अगले अपन देखते हैं, संविधान के 75 वर्ष पूर्ण हुए, 1 साल के लिए कार्यक्रम चलाया गया। क्या? HSHS, हमारा संविधान हमारा गौरव, है ना, हमारा संविधान हमारा गौरव। HS, हमारा संविधान हमारा गौरव, जी से होना चाहिए था, है ना, उसको जी कर दो। HSHG, हमारा संविधान हमारा गौरव। तो मैं देख रहा था, मुझे HSHS याद था, हमारा संविधान हमारा गौरव। ठीक है। संविधान की प्रतियां भेंट की गई 2 भाषाओं में, संस्कृत और मैथिली। मैथिली है ना, मैथिली तो ये बिहार में है, उत्तरी बिहार चंपारण में मैथिली। मैथिली चित्रकला भी, मैथिली साहित्य भी। 26 नवंबर संविधान दिवस है, और इसी दिन हम अपन दुग्ध दिवस भी मनाते हैं, दुग्ध नेशनल डेयरी डे, मिल्क डे या डेयरी डे, दुग्ध दिवस। हाँ, तो यूं है कि संविधान पढ़ना है तो पहले दूध पी के आओ या दूध पी के संविधान पढ़ो, ऐसे याद रह जाएगा आपको। 26 नवंबर संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और 26 नवंबर 2008 को इसीलिए 26 नवंबर चुना था जब ताज पे हमला हुआ था, 26 नवंबर को ही हुआ था वो, इसलिए चुना गया था। समझ गए ये चीज? तो ये है 75 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है। तो अपना संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900 क्या है 1900, भाई प्रियम्बल में जो डेट लिखी हुई मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। 26 नवंबर वो कितनी के साथ? 26 नवंबर 1914, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1950 लागू, मतलब गणतंत्र बन गए थे अपन, रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को। तो ये एक है, इसे 26 नवंबर 1900। और फिर वो हिंदी में एक डेट और लिखी हुई है अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, वो क्या कृष्णा? वेरी गुड, अच्छी तरह याद हो गया। MMS, मिति माघ शुक्ल सप्तमी, और विक्रम संवत 2006, विक्रम संवत 2006। 2006 कैसे आई कि 1949 है ना, इसमें अपन ने जोड़ दिया 57 प्लस 6 10 10 2006 विक्रम संवत। ये प्रियम्बल जब आप हिंदी में पढ़ोगे ना तभी मिलेगा ये MMM, मिति माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है, हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में तो नहीं है क्योंकि ये डेट ही है, वो हिंदी कैलेंडर है अपना, वो उससे विक्रम संवत 2006, मिति माघ शुक्ल सप्तमी, MMSS M2S2। ठीक है साहब। तो ये अपना संविधान था। फिर एक चीज मैं और बताने वाला था, हाँ, कि अभी अपन ने जैसे भाई प्लेटिनम जुबली राजस्थान हाईकोर्ट की मना रहे कि नहीं मना रहे, तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई कृष्णा? क्या लिखूं गगन, क्या लिखूं? 28, आगे क्या लिखूं? अक्टूबर लिखूं, अगस्त लिखूं, सितंबर लिखूं?
अगस्त लिखूं या अक्टूबर लिखूं, किसने बताओ, दोनों लिख दूं? देखो एक बार देखें क्या है, और ये 28 लिखूं 29 लिखूं? बताई थी शायद पिछले वाले एक नेशनल के अंदर ही आई थी, वहां बताया टोटल हाई कोर्ट इतने हैं ये। फिर मैं बताया था कि नवंबर 1956 में अपना इंटीग्रेशन पूरा ऑफिस को जोधपुर ले गए। 29 अगस्त 1949 है ना, अगस्त 1949। तो 28 नहीं है ना? तो याद रखो, देखो इधर मैं उस क्लू में मैंने बताया था उस दिन, बताया इधर नो है इधर नो है, दोनों तरफ नो है। और नो का नो भी हुआ। नो का नो कैसे हुआ? जयपुर में नहीं चले ज्यादा दिन, 1956 में 7 साल बाद ले गए जोधपुर, तो नो नो हुआ ना। जैसे अपन कहते हैं कि वो रोड़ा जाता है मरेड़ी खबर लेके आता है, तो तुम्हारे नाम में ही नो आ रहे थे यार, इधर नो आ रहा है इधर नो आ रहा है, तो नहीं टिका जयपुर में, आज बेंच सीट नहीं है। समझ गए? फिर मैं एक होमवर्क मैंने शायद पहले दिया होगा कि ये किस समिति के सिफारिश पे किया गया था कि यार इसको जोधपुर ले चलो। शंकर वेरी है ना, ये शंकर देवराय समिति, ठीक है। और इसके बारे में और जानना, फिर मैं एक सवाल और पूछ रहा था, हाँ मैंने एक होमवर्क दिया था कि कितने हाई कोर्ट हैं जिनको जॉइंट ज्यूरिसडिक्शन है? कितने गगन? तबीयत खराब हो गई, इसलिए कहता हूं सही रहा करो, क्योंकि दूसरा आगे निकल जाता है उस अवधि में। कितने हैं कृष्णा? शायद, मतलब ऐसे थोड़ी। अब मैं पूछ रहा हूं नाम बताओ सर। एक तो चंडीगढ़, लो महाराष्ट्र, फिर और अंडमान निकोबार किसके आता है बताओ? चेन्नई के, कलकत्ता के, वेरी गुड। आया था ये प्री में क्वेश्चन। हाँ मेघालय, फिर एमसी का मणिपुर है, मिजोरम में क्या है? एमएमटी तो सही है, चलो मैं अब ये एम बता दो, क्या ये मेघालय है, क्या ये मणि है, और क्या ये मिजो है? भाई इन तीन में से दो है ना, कोई भी। मिजोरम नहीं है, है? तो ये जो कंफ्यूजन है उसमें तो देख के तो मैं ही बता दूं। मैं तो होमवर्क करने की बात थी, तो एक बार इसको तसल्ली से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो उसमें क्या रिवीजन करना, वो वीडियो में अभी भी है वो, तो उसमें टोटल हाई कोर्ट अपने 25 है, सिल्वर जुबली में बता रहा था, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने? चोटी, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट 34 चोटी, टोटल 34 है, मतलब 1 + 33। ये टोटल याद रखो अपने, तो बस खत्म। 25 सिल्वर जुबली बना रहे, हाई कोर्ट टोटल 25 है अपने यू। चलो खैर ये है सर, संविधान के हो गए 25 साल, तो 75 वर्ष तो मैं ही बता रहा था। प्लेटिन जुबली आई तो राजस्थान हाईकोर्ट प्लेटिन जुबली बना रहा है, ठीक है। 29 अगस्त 1949, वहां से ये तारीखें अपने को याद है, ठीक है। और अपने 26 नवंबर 1949 भी तो यार देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वर्ष, तो अपने राजस्थान हाईकोर्ट भी यूं ही, ठीक है ऐसे। और 50 सैंक्शन स्टेट है अपने 1 + 49। फिर अपन देखते हैं कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं ये 28 जनवरी 2025 को होंगे चमोली जिला उत्तराखंड में, चमोली। तो अपना फर्ज बनता है कि सर जब ये आ गई तो मैं क्या खोलूं, गीता, रामायण या बाइबल? कुछ नहीं सर, क्या? एटलस, वो किताब जिसके अंदर मैप लगे रहते हैं, उस किताब को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं गगन उस किताब को? एटलस बोलते हैं। 1 वर्ड में आता है ये, एक वाक्य के लिए एक शब्द। बुक मेंशनिंग मैप्स या कंटेनिंग मैप्स इज नोन एज एटलस। तो चमोली मिल गया गगन? नहीं मिला? देखो अब पहले तो मुझे बताओ, मैं नहीं हूं, ये उत्तरांचल बनाया किसने? तो मैं इसमें क्या लिखूं? जी, और इसमें के। जी से क्या बना? गढ़वाल। और गगन के से क्या बना? कुमारी, कुमायूं, हुमायूं नहीं, कुमायूं। तो ये रेजिमेंट भी है, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, है ना। गढ़वाल ज़्यादा रिच है जोग्राफिकल एरिया से भी, सारे आर्थिक इसी के पास है। ये जो अपना कुमायूं है ना बेचारा, इसके पास नेशनल पार्क है। उत्तराखंड की जनसंख्या जैसे जो है रहती है इधर सारी गढ़वाल रीजन के अंदर, कुमायूं में कम है, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन चमोली पढ़ रहे थे। तो इधर देखो क्या नहीं मिलेगा चमोली गढ़वाल रीजन में? हिमाचल प्रदेश की तरफ देखो, नहीं कृष्णा? हाँ, इस मैप में मिलेगा। गगन ये सार्थक एटलस लाया करो ना,
आते ही नहीं। ये छोटे मोटे उसमें नहीं मिलेंगे, तो सार्थक एटलस में जो सारे जिले विले हैं सब उसमें पढ़ो। इसमें देखो लाइन भी खींची हुई है, देखो बीच में ब्लू वाली है। और जो आप मेरे से एक दिन आपने कल परसों मेरे से पूछा था ना कि रुद्रप्रयाग और किसमें क्या फर्क है, क्या पूछा था, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में क्या फर्क है, तो किसने इसमें पर लिखा हुआ बेड, हाँ ये इधर लिखा हुआ देखो ये, हाँ कि पाकिस्तान को मारो क्योंकि वो बैड है, पाक मार BAD और DAB में नान, ऐसे रामबाण है वो। तो चलो आ जाओ। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन चमोली देख रहे थे, ठीक है। तो लोकेशन देख ली, तो इसके अंदर गांव है एक ओली। इस ओली को अपन क्या बोलते हैं, ये मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं इंडिया का। नीचे देखो क्या लिखा, ओली मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो सर कोई स्विट्जरलैंड भी होगा, है ना यार, अपना कश्मीर है ना, क्या दिमाग लगाते हो वैसे। तो बिग स्विट्जरलैंड कश्मीर, श्रीनगर, ठीक है, जम्मू नहीं श्रीनगर, डल झील, झेलम ऐसे, और त्रिशूल। झेलम आ जाए तो फट त्रिशूल खींच दिया करो, मजा आएगा। क्या, झेलम, चिनाब, रावी, फिर ये व्यास, सतलज मिल गई आगे, ये चल गई इसके अंदर, ये आ गया, ये इधर आ गई, ये आ गई, ये यूँ पंचनद, सतलज और ये ऊपर, तब मजा है। ऐसे यूँ आप देखो, अगर रिवीजन में मजा आता है ना, मतलब आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं देखो मैं तो 2 सेकंड के अंदर ही त्रिशूल बन गया आपने से। अगर ये रिवीजन का मन करता है कि मैं बनाऊं, तो मतलब अपन सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये नहीं तो यूँ डर, अरे नहीं यार क्या पढ़ रहा था मैं, अच्छा ओली, इसी पे अपन चिपके रहेंगे, तो इसका मतलब अपन अभी, मतलब वो डर खुला नहीं है अभी। तो डर को खोलो, डर के आगे क्योंकि क्या है, जीत है। तो मैं बता रहा था चमोली मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, एक तो चीज ये, एक मैं बता रहा था, देखो ये ओली है ना, ओली। तो आप याद करो, अपन एक दिन नेपाल पढ़ा था इंटरनेशनल में, है, उसमें बता रहा था कि क्या बताया था आपने गगन, ये प्रचंड है, ठीक है, और लास्ट के अंदर वो था कौन, देवबा, बीच के अंदर था कौन, KP शर्मा ओली, PM बने हैं। तो वो ओली कहाँ से हैं, फोर फादर्स इस ओली से बिलोंग करते थे, फिर नेपाल में चले गए ऐसे। तो सर नेपाल वालों को अपन इतना प्रेम देते हैं क्या, अरे क्यों नहीं देते पागल, कभी तूने ना 8वीं शेड्यूल के अंदर 22 भाषाएं नहीं पढ़ी गगन, इसके अंदर 22 कौन कौन सी हैं, तो इस ओली से रिलेटेड कौन सी है इसके अंदर, गढ़वाली, कुमायूं, कौन सी कृष्णा, अरे ओली किसका नाम बोला अभी आपने, अभी मैं तो कौन सा प्रधानमंत्री बोला आपने, KP शर्मा, और कहाँ का है, तो नेपाली भाषा इसके अंदर है 22 भाषाओं में, ये बताना चाह रहा हूं मैं, यूं 22 भाषाओं में नेपाली है। तो अपन बोले कि यार ओली तो भारत से तो गए, तो क्या, तो देख लो नेपाल से तो आज अपना कितना प्रेम है। इंग्लिश नहीं है अपने 8वीं अनुसूची के अंदर, देख लो, लेकिन नेपाली है, बांग्ला है, उर्दू है, पंजाब अपने पाकिस्तान उर्दू है, ये है ऐसे, ठीक है। यूँ सबसे पहले जुड़ने वाली सिंधी थी, ठीक है, मेरा ओरिजिनल ये जो टोटल 22 है ना, ओरिजिनल 14 थी अपने, फिर 4 जुड़ी इसके अंदर, और फिर 4 जुड़ी, ये लास्ट 2003 में जुड़ी हुई है, ये बोडो, संताली, डोगरी और मैथिली, ठीक है। मैथिली अपन देखा अभी वो दी थी प्रतियां, संस्कृत, और ये 4 जो थी ना, ये सबसे पहले सिंधी जुड़ी है, सिंधी है, सिंधी के बाद कोंकणी जुड़ी थी, और कोंकणी के बाद एक मणिपुरी थी, और एक और है जुड़ने वाली 4 भाषाएं, सिंधी है, कोंकणी है, मणिपुरी है ऊपर ही, बताओ ये शायद नेपाली तो नहीं है, एक कॉन्करेंट लिस्ट, तीसरी आ गई, ये आ गई 22 भाषाएं, ये जुड़ी बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली, तो ये नहीं जो जुड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, तो कौन सी कृष्णा, और जो जुड़ी इसमें, चलो मैं बता दूँ, सिंधी, मतलब सिंधी तो ध्यान है मुझे, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, एक और है, और 14 जो मेन है वो है, तो नेपाली तो मेन भी है, हाँ नेपाली, तो नेपाली ये जुड़ने वाले के अंदर ये 1992, हाँ सिंधी सबसे पहले जुड़ी थी, ठीक है। तो ऐसे ही अपने 38वें राष्ट्रीय खेल अपने जैसे देखे, ठीक, ये इसके अंदर है आगे। तो इसमें चमोली अपन ने क्या देखा, 38वें राष्ट्रीय खेल के अंदर देखो 28 जनवरी 2025 चमोली जिला उत्तराखंड, चमोली मतलब चमोली के अंदर ओली कस्बा है, जैसे अपन सांगानेर देखते हैं, सांगानेर हुआ, जयपुर हुआ, राजस्थान हुआ, ऐसे, तो ये सांगानेर है। फिर चमोली क्या है, गढ़वाल क्षेत्र में, मतलब गढ़वाल, कुमायूं,
नॉट इक्वल टू कुमायूं, और ये जीके लिखा हुआ है, पश्चिम वाला गढ़वाल, पूर्व वाला कुमायूं, ठीक है। और फर्स्ट यहाँ पे शीतकालीन राष्ट्रीय खेल भी होंगे। अब शीतकालीन का जैसे स्कीइंग होएगा, स्कीइंग क्या, अपन बर्फ के ऊपर जो स्कीइंग करते हैं वो, तो बर्फ चाहिए, तो अब यह देख लो, आपने देखो क्या जनवरी में हो रहे हैं, बर्फ गिरेगी, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्र है चमोली, है कि नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूँ इसकी लोकेशन देखो। तो इस भाई बगैर बर्फ के स्कीइंग क्या करोगे, पानी पे थोड़ी करोगे यार। फिर ओली मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इसको, और के पी शर्मा ओली मैंने बताई अलग से, नेपाली भाषा भी है, देख लो कितना प्यार है मेरे को यार, देख लो है ऐसे। फिर अपन जैसे नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या, एक सेकेंड, ये कौन से है, 5वीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक मिनट, आ जाओ। फिर कहाँ गई, यहाँ फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्यूएस रैंकिंग एशियन यूनिवर्सिटीज, है ना। एशियन यूनिवर्सिटीज की क्यूएस रैंकिंग हुई है, वही क्वाक क्वाई साइमंड रैंकिंग लंदन से मिलती है अपने को, ठीक है, ये है।